लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ई कॉमर्स आदि का। आप सभी को पता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, चाहे वो 2020 वाला दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो AWTP हो 2022 वाला, या दिल्ली पुलिस SCM हो 2022 वाला, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन पूछे गए। तो इन टॉपिक्स को भी हम कवर करके चलेंगे। यही एक फायदा होता है सिलेबस को तब कंप्लीट करने में जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि तब हम हर तरफ से चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से 0 से 1 क्वेश्चन आने की संभावना है। आया तो एक सवाल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी होती, मात्र इसलिए गलत हो जाती है। हमें याद भी नहीं करनी, इतनी सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे कि याद भी नहीं करनी, अपने आप आंसर आएगा आपका, लेकिन कम से कम एक बार आपने देखी हो। तो बिल्कुल सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं। और इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको वो नहीं बनाने, अभी शुरू में बिल्कुल कुछ मत बनाना। जब क्लास खत्म होगी तब मैं आपको बता दूंगा कि ये उतार लो, ये उतार लो, ये उतार लो, सिर्फ 3-4 चीज़ें उतार लेना। इसके अलावा आप नोट्स में इसमें से कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे प्यारे साथी। शुरू करते हैं हम अपने यहाँ पर टॉपिक को। और इससे शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप सभी को पता है कि रोजगार विद अंकित टीम यानी कि RWA टीम यानी कि हम सब आ रहे हैं आप सभी के शहर पटना। आप सभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन पटना बिहार के आप में से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी दोस्त हैं या आसपास के दोस्त हैं, तो 4 अप्रैल को बापू सभागार में मुलाकात होगी, जिस वजह से हमें 3 तारीख को निकलना होगा। और फिर आपकी जो ये वाली क्लास है ये 3 तारीख को और 4 तारीख को नहीं हो पाएगी। 5 को सैटरडे है, 6 को संडे है, यानी कि हमारी मुलाकात कल और होगी, कल के बाद सीधे मंडे को होगी। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार 4 दिन आपके पास होंगे। भरपूर रिवीजन करना। कोई भी क्लास अगर पुरानी छूटी है तो उसे रिवाइज कर लेना, ठीक है, उसे कवर कर लेना, रिवाइज कर लेना, लेकिन बढ़िया तरह से। और जो लोग भी आपके आसपास के हैं वहां के, वो जरूर आइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। देखो, आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ समझने वाली है। अगर समझोगे तो बहुत आसान शब्दों में आपको बहुत अच्छी लगेगी। लिखना कुछ भी मत, हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा लिखा होगा, लेकिन आपको नहीं लिखना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर करेंगे। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में, एक हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में, एक हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग के बारे में, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे ई लर्निंग के बारे में, ठीक है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग एंड ई लर्निंग। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है या ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म क्या है। तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या हो जाती है? इस सब में ई का मतलब जो है आपका वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है सब में। तो आप समझ जाओगे कि कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ई की फुल फॉर्म, वो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म ही पूछ लिया आपसे, तो आप कहेंगे ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई बैंकिंग की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और ई लर्निंग की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब कमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और एक एक करके चीज़ों को देखेंगे बिल्कुल सरल और साधारण और आसान भाषा में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप, है ना। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। विशेष रूप से ये इंटरनेट के माध्यम से वस्त्र, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताबें, खेल सामग्री, खाद्य पेय और अन्य सामानों की खरीदारी और विक्रय के व्यापार को संदर्भित करता है। इसका मुख्य लक्ष्य ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बेचने खरीदने के आसान तरीके उपलब्ध कराना है। यानी कि क्या समझे आप? ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिर्फ इतनी सी ही बात याद रखो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ई कॉमर्स होता है इसका अर्थ होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होता है? ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि
ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना इस ई कॉमर्स शब्द का क्या है, अर्थ है। ठीक है, क्या है आपका, तो ई कॉमर्स का मतलब है कि जो आप लोग ऑनलाइन जो भी चीज खरीदते हो मंगाते हो, क्या है, ये ई कॉमर्स का हिस्सा होता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, कोई भी, चाहे वो खाने पीने का आइटम हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज XYZ जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं, उसमें खरीदना बेचना हमारा ई कॉमर्स के अंदर आता है। ई कॉमर्स से हमारा तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स से हमारा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने का एक, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए माध्यम से व्यापार करने का एक तरीका है। वर्तमान समय में ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो ई कॉमर्स जैसी कोई चीज नहीं बन पाती, ऑनलाइन व्यापार नहीं हो पाता। ये सभी चीजें संभव है किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं के लिए समय और दूरी जैसी बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। यानी कि जब से ई कॉमर्स आया है तब से लोगों के लिए समय और दूरी जैसी बाधाएं क्या नहीं रखती, मायने नहीं रखती। अब मान लो मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए आपका, कि मुझे मुंबई से कोई कपड़ा मंगाना है। ठीक है, अब मैं अगर मुंबई खुद उस कपड़े को लेने जाऊंगा तो भाई एक अच्छा खासा समय लगेगा और एक अच्छे खासे पैसे भी मेरे खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर यही काम मैं ऑनलाइन के माध्यम से कर लूं तो ना तो मुझे जाना पड़ा, ना मेरा कोई काम रुका, और ना ही मेरे पैसे खर्च हुए। जितना मेरा एक तरफ का आने जाने का खर्चा होता उतने में तो मेरा क्या है, वो सामान ही आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, कि ई कॉमर्स के माध्यम से दूरी कितना भी दूर हो, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, एक तो दूरी जैसी समस्याएं हमारी खत्म हो गई और आपके समय जैसी समस्याएं खत्म हो गई कि लेने जाने की कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक बार बता देंगे मुझे। तो आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि चाहे जाओ दिल्ली बम्बई आगरा, है ना, और नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो वो भैया क्या है, क्योंकि उसे भरोसा था, क्योंकि तब ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस था नहीं तब, तो उसे पता था कि उसने जहां से लिया है बहुत दूर से लेके आई होगी भैया कहीं से, तो फिर उसे पता है कि अब ये आसपास वाले लोग तो वहां कहाँ ही जाएंगे और इन्हें क्या ही पता। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अगर किसी को आपने कोई सूट पहने हुए देख लिया लड़की को, है ना, किसी बहन ने किसी दूसरी सहेली को सूट पहने देख लिया, वो उसकी फोटो खींचेगी, गूगल पे डालेगी, और जो भी वेबसाइट उसे बेच रही होगी, जो भी वेबसाइट उस सूट को बेच रही होगी, वो ऑटोमेटिक वहां पर ला करके आपको दिखा देगा। तो ये किससे फायदा है, अभी उससे पूछना पड़ता पर्सनली जा करके कि बहन जी ये तुमने कहाँ से लिया, कितने रुपए का लिया। ठीक है, तो वो सभी चीजें बच गई, बहुत दूर जाने का पैसा बच गया, समय बच गया। ये सभी चीजें क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल को उपयोग में लाकर, इंटरनेट को, www को और ईमेल को उपयोग में लाकर व्यापारिक व्यवसाय किया जाता है। और ई कॉमर्स का मुख्य कार्य मार्केटिंग करना, सप्लाई करना आदि होता है। यानी कि कुल मिलाकर के ई कॉमर्स शब्द का ओवरऑल मामला जो है वो ये है कि ऑनलाइन व्यवसाय जो है वो ई कॉमर्स है। राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लिखना ना लिखना एक ही बात है, कुछ भी नहीं लिखना आपको इसमें से, बस समझ लेना है। ठीक है, तो बाय ई कॉमर्स वी मीन अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एट प्रेजेंट। इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ई कॉमर्स विद इट्स यूज बैरियर्स लाइक time and distance do not matter to consumers in this business. Activities are conducted by using computer, internet network, world wide web and email. The main function of e-commerce are marketing, supply chain and finance. Right, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो चीज याद रखने लायक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 1979 में। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहां से, तो यूनाइटेड किंगडम के एक उद्यमी माइकल एल्ड्रिच ने की थी। ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत किसने की थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग वाज स्टार्टेड इन 1979 बाय यूनाइटेड किंगडम एंटरप्रेन्योर माइकल एल्ड्रिच। ठीक है, 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई के विकास में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मार्ग प्रशस्त किया गया था। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जो शुरुआत है एक तरह से वो 1960। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी, तो जब आपसे पूछा जाए कि पहली महत्वपूर्ण ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो वो कंप्यूसर्व है 1969। कौन सी है, वो हमारी 1969 कंप्यूसर्व है। याद नहीं रखना है, अगर सवाल आएगा अपने आप आपका दिमाग आंसर देगा, नोट डाउन भी मत करना इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के कुछ और उदाहरण
तो आप देखोगे अमेजोन नंबर 1 सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, IRCTC, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी, है ना, ये सभी के सभी हमारे क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना, टॉप 10 ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया। इसके बाद अमेजोन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी, उतारना नहीं है। पेपाल की शुरुआत 1998 में, अलीबाबा की शुरुआत 1999 में, गूगल एडवर्ड्स की शुरुआत 2000 में, और फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में। लेकिन अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये पेज, यानी कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डाल देंगे ई कॉमर्स, उसकी फुल फॉर्म लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और लिख देंगे ऑनलाइन व्यवसाय करने के, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है टाइप ऑफ ई कॉमर्स, क्या है, आपको एक हेडिंग डालनी है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि अब आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ई कॉमर्स में B2B से आप क्या समझते हो, ई कॉमर्स में B2C से आप क्या समझते हो, ई कॉमर्स में C2C से आप क्या समझते हो, ई कॉमर्स में C2B से आप क्या समझते हो, B2A से क्या समझते हैं, और C2A से हम क्या समझते हैं। यानी कि एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है और कई बार इससे हम समझ क्या रहे हैं ये भी पूछ लेता है। तो समझना तो बहुत आसान है, कैसे, तो हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें हम यहां पर सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस टू B2B, और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब जो भी कुछ लिखा है उसे एक तरफ से मार दो गोली, और जो मैं बताऊं बस उसे ध्यान से सुनना कि B2B का अर्थ क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो कोई उपयोग करता नहीं, मतलब मैं यूजर हूं, मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा तो वो मेरे बीच नहीं हो रहा। बिजनेस टू बिजनेस किन के बीच होगा, जैसे मान लो सैमसंग कंपनी का फोन है और फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद रहे हो, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट जब सैमसंग कंपनी से खरीदेगी, लेगी फोन, तो वो बिजनेस टू बिजनेस आ गया, क्योंकि सैमसंग भी बिजनेस करेगी और फ्लिपकार्ट भी बिजनेस करेगी, यूज तो कोई नहीं करेगा इन दोनों में से फोन का, तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में सामान अथवा सेवाओं का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, ठीक है। B2B ई कॉमर्स का वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है। और इसके उदाहरण कौन से हैं आपके, तो जितने भी होलसेलर होते हैं या ऑनलाइन रिटेलर होते हैं, जैसे अमेजॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ये जितने भी, ये सभी के सभी क्या है हमारी, ये हमारे B2B के उदाहरण हैं। मान लो कि फ्लिपकार्ट को हम बुक दे रहे हैं, ठीक है, तो बुक फ्लिपकार्ट वाला क्या पढ़ेगा, उस बुक से नहीं पढ़ेगा, उसका भी उद्देश्य क्या है, बिजनेस करना, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस B2B, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब क्या होगा, अब यहां पर फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्ट कोई चीज मंगा रहे हो फ्लिपकार्ट से, और आप उसका यूज करोगे, आप क्या करोगे, आप उसका यूज करोगे, तो हम क्या कहेंगे, आप उसका यूज करोगे, यानी कि आप कंज्यूमर हो और एक बंदा बिजनेस कर रहा है, तो ये B2C का उदाहरण है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि दो लोग हैं, एक बिजनेस कर रहा है और एक कंज्यूमर है जो उसका उपयोग करेगा, तो ये हमारा B2C हो जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स, यानी कि कंपनियों एवं अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो आपकी बिजनेस टू कंज्यूमर कहला रही होती है, ठीक है। चलो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसके उदाहरण कौन से हैं। तो कंपनी एंड कंज्यूमर, जैसे कि अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये हमारी इसमें का भी उदाहरण हो जाती है B2C का। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस कर रही हैं और जो बच्चा खरीदेगा वो, तो आपने बुक मंगाई तो आप उसका उपयोग करोगे ना, तो आप कंज्यूमर हो गए, और मंगाई किससे, फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट क्या हो गया, आपका बिजनेस हो गया, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ जल्दी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ ये नहीं लिखनी, ये चीजें नहीं लिखनी, मैं भी बताऊंगा आपको क्या लिखना है। इसके बाद हमारा अगला नाम आता है C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब दोनों ही उपयोगकर्ता हो गए, तो कभी आपने एप्लीकेशन का नाम सुना है OLX पर बेच डाल, है,
OLX का नाम सुना है आपने? उसमें क्या होता है कि भैया मैंने कोई मोटरसाइकिल इस्तेमाल करी और अब उस मोटरसाइकिल को मैं बेचना चाहता हूं और मुझे किसी एप्लीकेशन के थ्रू बेचनी है, मुझे अपना कोई ग्राहक ढूंढना है, तो मैं उसका यूज कर चुका हूं। अब मैं किसे बेचूंगा? अब मैं उस व्यक्ति को बेचूंगा जो उसका यूज करना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि बनाई तो मोटरसाइकिल मैंने भी नहीं है और बनाई मोटरसाइकिल तो मैंने भी नहीं है, लेकिन हम आपस में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है जी, तो क्लियर है यहां तक की बात? बिल्कुल। तो ये क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है कि C2C ई कॉमर्स के अंतर्गत उपभोक्ताओं के मध्य किए जाने वाली सभी सेवाओं एवं वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन आयोजित करवाए जाते हैं। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं को समान ये सेवाएं या ऑनलाइन बेचता है, जैसे कि OLX, जैसे कि eBay, ये कुछ अलग क्विकर, ये कुछ अलग अलग क्या है, इनमें OLX सबसे ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा ना? ठीक है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताएंगे? बताइएगा एक बार, ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है। अगला है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई फोन अगर सर्च करते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो क्या होता है कि जब आप फोन सर्च करते हैं तो वो कहता है कि क्या आपको भी अपना फोन वापस करना है? ठीक है ना? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, C2 भी क्या है जी? तो यह रिवर्स नीलामी या मांग संग्रह मॉडल कहलाता है, यानी कि जब आपने फोन सर्च करा तो उसमें एक ऑप्शन आता है नीचे कि क्या आप अपना फोन चेंज करना चाहते हो मेरे भाई? आपके फोन के 2600 रुपये लगा देगा है, और तुम ना बेचो उसे 5000 में भी, और वो लगाएगा 2600 रुपये। कुछ लोग रिवर्स कर देते हैं, यानी कि आपने अपना माल किसे बेच दिया? कंपनी वाले को बेच दिया। तो ये C2B हो गया, है ना? और इसकी कुछ यहाँ पर आपकी क्या है, आपने कोई ब्लॉग लिखा वो किसी कंपनी को बेच दिया, ठीक है? आपने किसी वेबसाइट पर काम करा फ्रीलांस में, है ना? तो ये आपने अपनी सेवा किसी कंपनी को बेच दी, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस। और इसके बाद एक अगला हमारा आता है यहाँ पर B2G, एक आता है B2A, यानी कि बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं B2C, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट दोनों कह सकते हैं। तो B2A की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, और B2G की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू गवर्नेंस। तो हम कहेंगे सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन देन जो कि कंपनियों एवं सार्वजनिक प्रशासन के मध्य होते हैं, वे क्या है कि किसी कंपनी, है ना, ओके, किसी कंपनी और किसी गवर्नमेंट के अंडर में जो काम चल रहा है वो हमारा B2 एडमिनिस्ट्रेशन, B2A या B2G आता है। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दैट मे टेक बिटवीन कंपनीज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उदाहरण जैसे कोई टेंडर दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, है ना, इस प्रकार से मशीनरी सेल्फ टू गवर्नमेंट, जितने भी आपके काम होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह बनवाना, तो ये सरकार थोड़ी ना बनाती है, ये टेंडर दे देती है एक प्राइवेट कंपनियों को। तो कोई प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? सरकार को अपनी सेवा दे रही है। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट या बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे फाइटर जेट बनने, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं ये। और इसके बाद आखिरी आता है हमारा कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, या इसी को हम, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट ही है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, है ना? तो इसी को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड इन C2A, यानी कि व्यक्तियों एवं लोक प्रशासन के मध्य किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन C2A कॉमर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आप सरकार को TDS देते हैं, ठीक है, आप सरकार को GST देते हैं, आप सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, आप सरकार को हाउस टैक्स देते हैं, आप सरकार को वाटर टैक्स देते हैं, तो ये तो सरकार का क्या है, ऑनलाइन माध्यम से भर देते हैं ये सभी चीजें, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पर हो गया C2A, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। और एक होता है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि G2G, यानी कि जब लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई चीज मांगती है, या मैं कहूँ कि आपका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चीज लेती है, तो वो हमारा G2G के अंतर्गत एक तरीके से आ जाता है। तो मुझे एक बार बताएंगे क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई? अगर आ गई हैं
तो आपको ये नाम लिख लेने हैं, ठीक है। अब ये सब पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है आपको नाम लिख लेने हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और एक उदाहरण जैसे मैंने बताया है उसी बात को अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो अपनी भाषा में लिख लेना जिससे तुम समझ पाओ। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, और C2A यानी कि आपका कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल कैसे पूछा जाता है? तो सवाल पूछा जाएगा, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ई कॉमर्स का एक भाग नहीं है ना। बताएंगे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ई कॉमर्स का एक भाग नहीं है, ई कॉमर्स का एक प्रकार नहीं है, ऐसे। तो कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई सभी चीजें आसान भाषा में। चलो, अब ई कॉमर्स के कुछ लाभ ये नहीं पूछे जाते, बट जनरली थोड़ी और समझ अच्छी बनाने के लिए भौगोलिक सीमाओं को खत्म करना, यानी कि इससे फायदा यह है कि दूरी का कोई मैटर नहीं रहता। अगर मेरा मन चल रहा है कि मुझे बनारस का पान खाना है तो मैं ऑर्डर करके मंगा सकता हूं यहां पर भी, ठीक है। खोज इंजन दृश्यता के साथ नए ग्राहक प्राप्त होना, जैसे देखो भैया इससे कि कितना फायदा है आपका ई कॉमर्स से, कि एक व्यक्ति जो किसी गली में बैठा है और उसकी दुकान चल नहीं रही, लेकिन उसने अपने उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर दिया, अगर उसने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर दिया तो भाई हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ उस गली में से सामान खरीद सकता है। तो ये खोज इंजन दृश्यता। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां मिलेगा, उसकी फोटो खींचकर आप सर्च कर लोगे जी यहां मिल जाएगा। तो इससे कितनी आसानी है, तो नए नए ग्राहक भी मिल जा रहे हैं, नए नए दुकानदार मिल जा रहे हैं, आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, ये आप सभी के साथ हुआ होगा कि जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो और हमें कपड़े पसंद नहीं आ रहे होते, और दुकान वाला खोल खोल के रखना होता है कि ये जीन्स ले लो, वो जीन्स ले लो, और हमें समझ में नहीं आती। अब हम भारतीय इतने सीधे होते हैं इंडियंस कि हम साफ मना नहीं कर पाते कि भैया देख मुझे तेरे कपड़े बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, मुझे नहीं लेने। हम क्या कहेंगे कि मुझे ना अपने छोटे भैया के लिए लेना था और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे लेके आता हूँ थोड़ी देर में, तब ले जाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है कि एक जीन्स समझ में ना आई, है ना, एक भी जीन्स क्या है हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि उसको हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए, इसलिए हम क्या कह देते हैं, थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है ना, अभी आता हूं थोड़ी देर में, खुले पैसे ले आऊं, ऐसे करके। तो ये क्या है आपका, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तुम खूब एक फोन को देखते रहो आधे घंटे और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम दूसरा बुक कर दो जा करके, तो वो दुकानदार तुमसे ये नहीं कह पाएगा ऑनलाइन में कि भैया तूने इतनी देर क्यों मेरा दिमाग खराब करा, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपका ये भी फायदा है, पैसे की बचत होती है, कंपैरिजन कर लो। अगर आप किसी दुकान पर चढ़ गए और आप थोड़े स्वाभिमानी टाइप के हो, तो भाई हमारा ये है कि अगर सामने वाले आदमी ने हमारे ऊपर मेहनत करी आधे पौन घंटे, तो भले ही हमें थोड़ी कम समझ में आ रही है चीज, लेकिन हम उससे कुछ ना कुछ ले करके आते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो लेकिन अब आप क्या है, आप एक ही दुकान पर गए और उसने तुम्हें चूना लगा दिया, उसने वो चीज तुम्हें महंगी बता दी और तुम दूसरी बजाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि तुम खूब इधर उधर रिसर्च करो, ये फोन यहाँ पे इतने का मिल रहा है, यहाँ पे इतने का मिल रहा है, मुझे तो इससे अच्छा लगा, मैं तो यहाँ लूंगा। तो ये पैसे की बचत। उत्पाद को जल्दी से खोजना, आसानी से खोज सकते हो फोटो डाल करके तुरंत, समय की बचत होती है। तुलना खरीदारी प्रदान करना, कंपैरिजन कर सकते हो कि रेटिंग कितनी है, कोई भी घड़ी है किसी कंपनी की, तो भैया मुझे तो नहीं पता कि मुझसे पहले कौन खरीद के ले गया उस घड़ी को, अब मैं कौन खरीद गया, कैसी निकली, मुझे क्या पता। लेकिन ऑनलाइन में ये भी फायदा है कि रेटिंग वगैरह देख सकते हैं, है ना। तो प्रचुर जानकारी प्रदान करना, ये सभी जानकारी हमारी क्या होती है, ई कॉमर्स के लाभ है। हानियां क्या है जी, हानियां, तो हानि ये है कि भरोसे की कमी होती है। तुमने आईफोन बुक करा और उसमें निकल आया कौन सा, घड़ी साबुन, पहले इस्तेमाल करो और फिर पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, ठीक है, इस प्रकार से। उत्पादों का कोई सत्यापन नहीं है, अविश्वसनीय नेटवर्क, तकनीकी समस्याएं, कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसे कट गए और माल ही ना आया तुम्हारे घर पे, है ना। छोटे व्यवसायों के लिए कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि देखो फायदा तो है, लेकिन जो छोटे व्यवसाय थे बेचारे, जो फोन की दुकानें पहले चल रही थी, अब तो आदमी ऑनलाइन ही मंगा लेता है सामान, ऑनलाइन फोन मंगा लेता है, तो उन लोगों के लिए फिर थोड़ी दिक्कत हो गई, है ना। तो ये हमारी ई कॉमर्स की क्या है, हानि हो गई, ठीक है। वह प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन खरीदारी के लिए भुगतान संसाधित करते हैं, जैसे कि देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट, मोबाइल पेमेंट, नेट बैंकिंग, ई मनी, इन सभी से आप क्या है उनका भुगतान कर सकते हो। तो यहाँ से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है ना। इन चीजों से रिलेटेड क्या पूछ ली जाती हैं,
कुछ फुल फॉर्म्स आपसे पूछ ली जाती हैं। कैसी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी भैया? तो देखो, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। सीओडी, क्या सीओडी अवेलेबल है? अब सीओडी क्या है जी? तो सीओडी का अर्थ होता है कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी का अर्थ क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। और सीपीसी क्या होता है? तो कॉस्ट पर क्लिक। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। सीपीएम क्या होता है? क्लिक पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है। सीपीवी क्या है? क्लिक पर व्यू है। ले, लेकिन इन सभी में जो इंपॉर्टेंट है, अगर जितनी फुल फॉर्म बताई, इनमें अगर इंपॉर्टेंट है तो वो ये चार हैं। ये चार फुल फॉर्म हमारी क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार शॉर्टकट की क्या है हमारी? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है जी? नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके बाद आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये चारों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे प्रीवियस ईयर के अलग अलग पेपर्स में अलग अलग तरीके से आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और आरटीजीएस से रिलेटेड याद रखेंगे कि ये मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 लाख रुपए का आरटीजीएस होता है, ठीक है। बाकी ये फुल फॉर्म याद रखनी है। और इसी के साथ ये वाला जो छोटा सा टॉपिक हमने यहाँ पर उठाया था ई कॉमर्स का, ये हो जाता है कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं ई गवर्नेंस की तरफ। तो आप मुझे बता दो, जो ये हमने टॉपिक पढ़ा ई कॉमर्स का, क्या ये आपको समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक बार जल्दी से बताएंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे जल्दी से, ठीक है। सर आप बता दीजिए कि टैब का चार्ट कब देंगे? बहन जी, आप पिछले एक हफ्ते से शायद यही कमेंट कर रही हैं, जबकि आपको नहीं पता कि मैं टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैं आपको ये चार्ट दे चुका हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों ने वो डाउनलोड भी कर लिया, देख भी लिया। अभी भी अगर आप देखोगे ना, अभी भी अगर आप देखोगे तो पिन कमेंट में आपको वो चार्ट मिल जाएगा, जिसमें किस टैब में कौन सा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मैं 2 दिन पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है बहन। तो आप वहां से देख लेना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल, है ना। एक बहन कह रही है सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि देखो, ये चीजें लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, ठीक है। अब तुम चाहो तो इन्हीं 4 चीजों को मैं 4 दिन में पढ़ाऊं, और आप चाहो तो एक ही दिन में पढ़ा दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक ही दिन में कवर कर लेते। समझना ही तो है, लिखना तो है नहीं। और सभी चीजें बिल्कुल देसी भाषा में समझी हैं हमने, है ना। कंज्यूमर कंज्यूमर क्या होता है भैया? तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जब आपस में ही हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं, वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस, ठीक है। जिन लोगों को चार्ट चाहिए कि भैया किस टैब का कौन सा ग्रुप होता है, तो मैंने टेलीग्राम डाउट ग्रुप में तो भेज ही दिया था। आप इस वाली बोर्ड पीडीएफ के नीचे भी देख लेना। ये बोर्ड पीडीएफ आज अपलोड होगी, ई लर्निंग वाली। इसके ठीक नीचे ऐसे स्क्रॉल करना, तो वहां पर भी मैं आपको वो दे दूँ, ठीक है। वहां से भी ले लेना। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते या वो नहीं देख पाए, तो वहां से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होगा? तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है वही चीज कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी सरकारी काम अगर आप करवा रहे हो, तो वो ई गवर्नेंस, है ना। तो हम देखेंगे ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके। यानी कि जितना भी सरकारी काम है, उसे अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वो ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं? यू कैन अवेल ऑल बैंकिंग सर्विस थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंक की सुविधाएं उठा सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था भाई कि जब तुम्हें पैसे किसी को भेजने जाने 5,000 रुपए, तो तुम लाइन में लगते थे घंटों। धूप पड़ रही है, वहां लाइन लगी हुई है दुनिया भर की। सामने वाले ने कह दिया क्या? सामने वाले ने कह दिया कि एक काम करना, लंच के बाद आना। अब बड़ी दिक्कत है भाई। लेकिन इसकी वजह से, किसकी? ई बैंकिंग की वजह से, यहाँ पर क्या, ई गवर्नेंस की वजह से क्या हो रहा है कि आप सभी सरकारी काम, बैंक के काम अपने कर सकते हो, ठीक है।
ऑनलाइन जीएसटी भर सकते हो अपनी, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ये सभी चीजें हम कर सकते हैं, है ना। ये सभी चीजें हम कर सकते हैं। कैसे भैया? लाइट का बिल भरने के लिए पहले लाइन लगानी पड़ती थी, अब मम्मी ने तो दे दिए पैसे के लिए, लाइट का बिल भरिए ही हो, और पता चला रास्ते में दोस्त मिल गया और दोस्त ने कहा यहाँ भी कुछ पार्टी दे दे, और भैया पैसे खर्च हो गए हैं और लाइट का बिल भरा नहीं गया, बड़ी दिक्कत है। लेकिन आप तुरंत इधर पैसे आए, तुरंत तुम उससे लाइट का बिल अपने बैठे बैठे बिना लाइन लगाए भी भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने डालना है, आधार कार्ड अप्लाई करने डालना है, राशन कार्ड डालना है, पासपोर्ट डालना है, जाति प्रमाण पत्र डालना है। ये सभी की सभी चीजें हमारी क्या होंगी? ये हमारी ई गवर्नेंस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ई गवर्नेंस के अंदर आईटीआर को फिल करना, होटल बुक करना, रूम बुकिंग, ये सभी चीजें, ट्रेन बस फ्लाइट की बुकिंग। वैसे देखो, रिजर्वेशन कराने के लिए जाना पड़ता था आपको रेलवे स्टेशन, लेकिन अब आप अपने घर पे बैठे बैठे रिजर्वेशन कर सकते हो। डीटीएच क्या है? अपने टीवी का रिचार्ज करते हो, वो ही है। ठीक है, तो ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं। ये सरकारी काम ही तो है ट्रेन में रिजर्वेशन लेना, लेकिन तुम घर से बैठे बैठे कर रहे हो, तो ये ई गवर्नेंस। ये क्या है? ये ई गवर्नेंस। क्लियर है यहां तक? बताओ। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, कितने प्रकार के ई गवर्नेंस हमारे यहां पर होते हैं। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या है? टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो हम यहां पर देखेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे कि G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन एक होता है, एक होता है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक होता है G2 बिजनेस, G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, और एक होता है G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एक एक करके जानते हैं इन सभी के बारे में धीरे धीरे। चार प्रकार के हमारे ई गवर्नेंस हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ई गवर्नेंस का एक प्रकार है ना? बताएंगे दिए गए चार ऑप्शन में से, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? दिए गए चार ऑप्शन में से ई गवर्नेंस को चार प्रकार से बांटा जाता है। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, और G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एक एक करके जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल, तो हम यहाँ पर देखेंगे विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध बातचीत को सक्षम बनाता है। अगर तुम्हें कोई जानकारी लेनी है तो तुम आरटीआई का यूज कर सकते हो। और ये आरटीआई किसके अंदर आएगी? ये आरटीआई हमारी किसके अंदर आती है? इसी के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर आएगी। अब G2G की अगर हम बात करें तो विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध बातचीत को सक्षम बनाता है, यानी कि जब गवर्नमेंट आपस में बातचीत करते हैं तो उन्हें आसान बनाता है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज of the government or between two governments such as union and state government और state government। इस प्रकार की बातचीत सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच या दो सरकार जैसे संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच हो सकती है। इसके बाद प्राथमिक उद्देश्य दक्षता प्रदर्शन और आउटपुट बढ़ाना, है ना। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का काम है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन का। तो सरकार और नागरिकों के बीच में जो आपकी बातचीत है वो क्या होगी? सरकार और नागरिकों के बीच में जो बातचीत होगी वो हमारी G2C होगी। यह नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के कुशल वितरण से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। सरकारी सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता का विस्तार होता है और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होती है। प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक अनुकूलन बनाना है। यह हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया। गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करें, यह ई गवर्नेंस टूल का उपयोग करके व्यवसायिक समुदायों को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, और आखिरी है आपका G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इस प्रकार की बातचीत सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है। किसके बीच होती है? सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है। ठीक है, बताएंगे सर G2G तो ई कॉमर्स में भी था। बहुत बढ़िया बात कही है, एकदम सल्यूट करेंगे सभी लोग इन्हें। देखेंगे जल्दी से एक बार कि दीदी का कहना है कि G2G ई कॉमर्स में भी था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर है? बताएंगे जल्दी से।
बहन ये B2B है, ये B2C है, ये C2C है, ये C2B है, ये B2A है, ये C2A है। G2G आपको कहाँ दिखा? यहाँ नहीं मिलेगा, G2 में ई गवर्नेंस में ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो नहीं है आपका यहाँ पर। ई कॉमर्स में कहाँ है बताओ, आगे बढ़े। बिल्कुल, तो बस देखो, अब आपको इसमें क्या नोट डाउन करना है, तो आपको इसमें कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, बस एक हेडिंग डालो ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और क्या करेंगे, और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट टिक करके सिर्फ इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, इनके टाइप लिख लेना, और फिर इनकी। क्लियर है? बताएंगे एक बार जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, हंसते नहीं है, क्यों हंस रहे हो, बताओ जल्दी से। ऐसे नहीं करते, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आप इनके पास टाइप लिख लेना और इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, इतना इनफ है। थ्योरी बाकी चीजें मत लिखो, हाँ थ्योरी में हो सकता है। भैया देखो मेरी बात सुनो, कई सारी चीजें हैं, है ना, कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि एक चीज दो का उदाहरण नहीं हो सकती क्या। हम सरकार से कोई सुविधा ले रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स, अगर भैया कोई खरीदने बेचने वाला काम होगा, तो वो ई कॉमर्स में भी आ जाएगा और इसके अंदर भी, है ना, वो ई कॉमर्स में भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। टाइप के अंदर नहीं आएगा, हो सकता है किसी कोई एग्जाम्पल आपका मैच कर जाए, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जो टाइप आपको बताया है ना, जो टाइप मैंने आपको बताया है वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला जो पेज है, ये ई कॉमर्स का ना होकर के इसे नीचे ले चलेंगे, ये इसका ही है। ठीक है, ये G2G इसी का है, ये पेज ऊपर पहुंच गया, इसे ठीक कर लेंगे। आप इस वाले पेज की कह रहे होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इस वाले पेज की कह रहे होंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो ये है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट मेकिंग रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ई बैंकिंग, यानी कि ओवरऑल आपको इसमें क्या करना है, टाइप का उदाहरण नहीं हो सकता, ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है, क्या है ना, ओवरऑल आपको सिर्फ इतना करना है कि इनकी नाम लिख लो, ई लर्निंग वगैरह, और इनके टाइप लिख लो, और इनकी फुल फॉर्म लिख लो, है ना, इनके टाइप लिख लो, और उन टाइप की आपको क्या कर लेनी है, फुल फॉर्म लिख लेनी है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है, एक बार मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे ये भी बता दो साथ में, मुझे ये भी बता दो आप साथ में, कि इसके आगे की जो दो बच रहे हैं, उन्हें आज की ही क्लास में कवर करें या कल करें। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। भी ऐसा नहीं है कि आपको, देखो ये जरूर लग रहा होगा कि क्या ही पढ़ा, समझ में नहीं आया, लेकिन जब सवाल आएगा तो अपने आप बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, ई बैंकिंग। बैंकिंग आज वाले बोर्ड ज़्यादा है मेरे पास, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किसे, ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग क्या है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बैंकिंग की जाती है वो ई बैंकिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बैंकिंग की जाती है वो क्या होती है, वो ई बैंकिंग। ठीक है, देखते हैं आगे। तो इंटरनेट बैंकिंग को ही नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कहा जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने ले ली राय आप लोगों से, सभी बच्चे कह रहे हैं कि आज ही कराओ सर, तो आज ही करेंगे हम इस पे। और आगे देखेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रणाली है जो व्यक्तियों को इंटरनेट के माध्यम से घर पर बैंकिंग गतिविधियां या करने की अनुमति देती है। क्या देती है, यानी कि जितने भी बैंक के काम हैं, ई बैंकिंग में क्या होगा, जितने भी बैंक के काम हैं वो सभी के सभी काम आप कैसे कर सकते हो, अपने घर बैठे बिठाए ही कर सकते हो। ये है हमारा। ठीक है, इसके जरिए ग्राहक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और यह एक वित्तीय सेवा है जिसमें विभिन्न वित्तीय संचालन को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, यानी कि थ्रू दिस कस्टमर्स कैन डू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इज अ फाइनेंशियल सर्विस इन विच वेरियस फाइनेंशियल ऑपरेशन आर कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि
ये जो हमारा ई बैंकिंग है, इसके द्वारा आप दोनों काम कर सकते हो, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। अब नॉन फाइनेंशियल क्या चीज़ है? तो भैया जैसे मुझे अपने खाते के पैसे चेक करने हैं, निकालने नहीं है। निकालने होते तो फाइनेंशियल हो जाता, लेकिन क्योंकि सिर्फ चेक करने हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करने हैं तो हमारा नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हमने बस चेक करा है, निकाला कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग भी को नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के नाम से भी हम जान रहे होते हैं। इसके माध्यम से ग्राहक बैंकिंग कार्यों के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके इंटरनेट, मोबाइल फोन, एटीएम, ईएमआई, ई बैंकिंग एप्स आदि का यूज कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑनलाइन बैंक पारंपरिक बैंक हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग भी प्रदान करते हैं, जबकि अन्य केवल ऑनलाइन है और उनकी कोई भी भौतिक उपस्थिति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव संचार चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को सीधे नए और पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को स्वचालित डिलीवरी देता है। इसे तो हटा दो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। देखो कुछ बैंकें तो ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं हमारी, जिनमें क्या होता है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है। जैसे एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक का अपना ऐप आ गया है, पीएनबी बैंक है उसका आ गया है, एसबीआई का योनो आ गया है, ठीक है, कैनरा बैंक का कैनरा वन करके आपका ऐप है। लेकिन तो ये तो वो हो गई जो बैंक फिजिकली भी मौजूद है और ऑनलाइन भी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऑनलाइन बैंक पारंपरिक बैंक हैं, जैसे कि ये हमारी जो मैंने बताई आपको, एसबीआई हो गई, कैनरा हो गई, पंजाब नेशनल हो गई। लेकिन जबकि कुछ केवल ऑनलाइन ही होती हैं और उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कहूं तो पेटीएम, पेटीएम बैंक थी एक, पेटीएम बैंक। लेकिन क्या वो कहीं आप जा सकते हो उस बैंक में? नहीं, वो ऑनलाइन ही ऑनलाइन मौजूद है। क्या है आपकी? वो ऑनलाइन ही ऑनलाइन हमारी यहाँ पर मौजूद होती है। अगर हम इसकी फीचर्स देखें नेट बैंकिंग के, तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि दोनों प्रकार के काम कर सकता है, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, कभी भी बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा देखो भैया कितनी अच्छी बात है, कभी भी पैसे चेक करने तुरंत आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एग्जाम्पल सोचने, बिल पेमेंट करें और अन्य अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें, जब तुम्हारा मन करे तब आप क्या करो, अपना कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो 24/7, है ना, किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो 24/7। तो ये क्या है हमारी, ये नेट बैंकिंग के ही तो फायदे हैं। बैंक अकाउंट से जुड़े लोन को देख सकते हो कि आपका लोन कितने रुपए रह गए हैं, कितनी ईएमआई चल रही है, कितनी ब्याज लगी थी। बैंक का काम है, लेकिन सारा का सारा काम आप आसानी से देख पा रहे हो। ये बैंकिंग का सुरक्षित तरीका है। ठीक है, ये यूनिक आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं, आपको आईडी पासवर्ड मिलता है। कस्टमर चेकबुक के लिए आप आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन, सामान्य बीमा ले सकते हो, अकाउंट बैंक अकाउंट से जुड़े इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो, ऑटोमेटिक पेमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर को सेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो ये चीजें क्या हैं? ये हमारी ई कॉमर्स के अंदर, ई बैंकिंग के अंदर आने वाले काम हैं। नहीं नोट डाउन करना कुछ भी, जैसे देखो लाइन लगा दी आप लोगों ने उदाहरण देने की, बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ समझने की चीज है, नोट डाउन नहीं करना। जो नोट डाउन करना होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ई बैंकिंग के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से बैंक खाते की स्थिति जांचना, फंड ट्रांसफर करना, बिल भुगतान करना, ब्याज दरों की जानकारी, बैंक के उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करना इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आता है। मोबाइल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, जैसे कि बैंक खाते की स्थिति देखना, फंड ट्रांसफर करना, ये मोबाइल बैंकिंग का काम है। अगर आप फोन से ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फोन से करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल बैंकिंग है, और इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन जाकर के करेंगे। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कहीं से भी पैसे निकाल सकते हो, अपना पिन चेंज कर सकते हो, ये इसी के अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, इसमें ई वॉलेट और यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, डायरेक्टली किसी ने कहा भाई 200 रुपये देना, लो भैया दे दिए, 200 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है जी। ई बैंकिंग ऐप, तो विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से ई बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, तो ग्राहकों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान हमें करते हैं। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा क्या है। अब इसके फायदे कौन कौन से हैं और नुकसान कौन कौन से हैं, किसके, जो ई बैंकिंग है हमारा, इसके कौन कौन से नुकसान हैं और कौन कौन से फायदे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं, तो आप पेमेंट बिल भर सकते हो ऑनलाइन, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन,
चेक के लिए आप कर सकते हो, है ना, ये हमारे एडवांटेज हो गई। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, तो देखो सबसे पहला है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। कई बार ऐसा होता है मैंने पैसे भेज दिए, सामने वाले तक पहुंचे नहीं। मैंने पैसे भेज दिए, मोमोज खाए, मैंने पैसे भेज दिए, सामने वाले तक पहुंचे नहीं, उसने कहा भैया मेरे पास नहीं आए, दोबारा करके जाओ। अब तुम दोबारा करके गए और तुम जब 50 किलोमीटर दूर पहुंचे तो तुम्हें पता चला कि यार पहले वाला भी पेमेंट हो गया। तो टेक्नोलॉजी गड़बड़ कर जाती है कई बार। अच्छा, लैक ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, ये भी दिक्कत है। पहले क्या होता था कि जैसे तुम किसी के घर जाओ, जैसे क्या होता था बचपन में कि जैसे हम अगर अपने, जैसे हम 3-4 दोस्त जो भी थे, हम अपने दोस्त के घर पे जा रहे हैं किसी के, तो उसकी मम्मी कहती थी क्या काम है ना, किस लिए पूछना है। तो तुम अगर, तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी मना कर सकती हैं, या आप किसी और व्यक्ति के घर भी जा रहे हो जिससे तुम्हें पैसे लेने हैं, है ना, और उसका घर का कोई सदस्य आता है कि क्या काम है, तुम उससे सिर्फ इतनी सी बात कहो कि पैसे देने हैं। क्या करना है कि पैसे देने हैं। तो भाई साहब अगर वो कुछ जरूरी काम भी कर रहा होगा ना, तो उसे उठा कर लाया जाएगा कि बेटा देख कोई पैसे देने आया है, आप मिल जाए। तो ऐसे ही दोस्त की मम्मी से कहते, ए भाई पैसा देने का, भाई तुरंत बुला देती थी, ठीक है, फिर घूमने चले गए। लेकिन अब क्या है, लैक ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। अब किसी को पैसे भेजने, पहले क्या था, कोई पैसे देने अगर घर पे आया है तो उसे चाय भी पिलाते थे, चाय पिलाते पिलाते और भी बातें होती थी, तो एक बॉन्डिंग बनती थी, एक रिश्ता बनता था मजबूत वाला। लेकिन अब क्या होने लगा है, अब भैया ऑनलाइन, हाँ जी मैंने पैसे भेज दिए, आ गए, आ गए, चाय नाश्ता सब कुछ बंद हो गया, आपस में बातचीत जो घर पे बैठने आदमी जाता था वो भी बंद हो गया। ठीक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, भैया डर बना रहता है पैसे इधर उधर ना चले जाएं, थोड़ा सा फोन नंबर गलत हुआ, किसी और के में चला गया, तो ये हमारे इसके नुकसान, ये क्या है, ये हमारे इसके नुकसान हो जाते हैं किसके, इंटरनेट बैंकिंग के। फायदे क्या है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है आपकी ट्रांजेक्शन करने की, ठीक है, आप कैन कीप ट्रैक कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन को, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, ये सभी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं आपसे ई लर्निंग की, किसकी, इसके बाद आखिरी चीज बचती है हमारी ई लर्निंग। और इसी के साथ क्या होगा, है ना, मम्मी बोल देंगी कि हमें दे जाओ, नहीं ऐसा मना कर देना, हम देंगे ही नहीं, है ना। चलो, अब इसके बाद हमारा लास्ट बचता है जिसका नाम है ई लर्निंग, ठीक है, और इसी के साथ आपकी क्लास आज की हो जाएगी खत्म। अब ई लर्निंग आखिर होता क्या है, तो आप और हम अभी क्या कर रहे हैं, आप ई लर्निंग के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हो भाई, है ना, क्या है, आप ई लर्निंग के माध्यम से तो पढ़ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से की गई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। समझेंगे, लिखेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करके शिक्षा दी जाती है, यही तो कर रहे हैं आप और हम। इसके माध्यम से छात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर सकते हैं, जहां उन्हें वीडियो व्याख्यान, इंटरेक्टिव अभ्यास, ई बुक्स, ऑनलाइन मूल्यांकन जैसे साधन दिए जाते हैं। पीडीएफ से आप पढ़ ले रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन यूट्यूब से आप पढ़ ले रहे हो, तो ये सभी चीजें क्या है, हमारी ई लर्निंग के अंदर आती हैं, ठीक है। द टर्म ई लर्निंग वॉज कॉइंड बाय अमेरिकन लर्निंग गुरु एलियट मैसी इन नवंबर 1999, यानी कि ई लर्निंग शब्द नवंबर 1999 में अमेरिकी शिक्षक गुरु इलियट मैसी द्वारा गढ़ा गया था, जब उन्होंने टेकलैंड सम्मेलन में अपना भाषण दिया। और ई लर्निंग सीखने को डिजाइन करने, वितरित करने, चयन करने, प्रशासन करने और विस्तार करने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अगर मैं आगे आपसे बात करता हूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2-3 चीजें होती हैं बस, क्या, एक होता है एलएमएस। एलएमएस का मतलब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस क्या होता है हमारा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों या कंपनियों में ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रबंधन और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। एलएमएस का उद्देश्य शिक्षार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंचने और उनकी प्रदर्शन की मॉनिटरिंग करने की सुविधा प्रदान करना है, शिक्षा सामग्री को साझा करने में मदद करता है और छात्रों की प्रगति ट्रैक करता है। एलसीएमएस क्या है, तो लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री को उत्पन्न, प्रबंधित और संचालित करने में हमारी मदद कर रहा होता है। जैसे एलसीएमएस उपयोगकर्ताओं को शिक्षा सामग्री की बनावट, संशोधन, संग्रहण के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्रियों को स्टोर करता है, उन्हें मैनेज करता है, जैसे कि लेक्चर, वीडियो। तो जो आरडब्ल्यू ऐप है वो किसका उदाहरण है, वो एलसीएमएस का उदाहरण है, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। अब जो ई लर्निंग होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्या, जो ई लर्निंग होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी,
तो एक तो होती है सिंक्रोनस लर्निंग यानी कि तुल्यकालिक, और एक आखिरी होती है हमारी असिंक्रोनस यानी कि अतुल्यकालिक। अब इन दोनों का मतलब और समझो, क्या होता है सिंक्रोनस, क्या होता है असिंक्रोनस। तो इसे हम समकालिक भी कहा जाता है, यानी कि ये रियल टाइम प्रोसेस पर आधारित होता है। मतलब इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों भिन्न भिन्न स्थान से, आप कहीं और बैठे हो, हम कहीं और बैठे हैं, किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन की हेल्प से एक ही वक्त पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा सिंक्रोनस लर्निंग है। कौन सी, कि आप अपने घर पे बैठे हो अलग स्थान पर, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं अगले स्थान अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बताएंगे मुझे। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि सम एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस ई लर्निंग, जैसे कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार, RWA ऐप। ये क्या है, इसमें रियल टाइम, जब आप लाइव क्लास देख रहे हो ना तो ये रियल टाइम है, क्या है, आप साथ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम आखिरी देखते हैं अगला, और ये असिंक्रोनस, यानी कि यह रियल टाइम प्रोसेस से बहुत अलग है। मतलब इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही समय में एक ही साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। स्टूडेंट किसी भी समय पर पढ़ सक कर सीख सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें पहले से तैयार डिजिटल कंटेंट मिलता है, जैसे कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट है कोई, आप गूगल पर आपने कोई चीज सर्च करी, पहले से ही लिखा हुआ एक पेज मिल गया, उस पेज को पढ़ करके आप सीख रहे हो, तो वो कौन सा है। अच्छा, सीख तो उसमें भी रहे हो, है तो वो भी आपका क्या, ई लर्निंग ही, इंटरनेट के माध्यम से ही सीख रहे हो, लेकिन उसमें कोई सामने बैठा नहीं है तुम्हारे, वो पहले से तैयार कर दिया गया है, तो वो क्या है, वो हमारा असिंक्रोनस है। और ये सिंक्रोनस होता है जिसमें साथ के साथ बैठ करके हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाता है ये टॉपिक खत्म। अब आपको क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ लो, क्योंकि एक दो भाई का कहना है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। भाई मेरे ये ना जो टॉपिक था ये बहुत इजी था, है ना, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा क्या कर लिया, इसलिए हमने इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली, क्योंकि इसे समझना बिल्कुल बेसिक चीजें थी, है ना। और ऐसा कोई पॉइंट तो मैंने आपको पूरी क्लास में बताया ही नहीं कि तुम्हें ये याद करना है, मैंने बस एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करी, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी। अब अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है कि ये चीज़ दोबारा पढ़ा दो, तो मैं आपको एक बार दोबारा से वो चीज़ रिवाइज करा दूंगा, बाकी जिन लोगों को आ चुकी है वो जा सकते। ठीक है, अब बताओ सब कुछ आ गया समझ में। कुछ भी ऐसा था, सरल शब्द थे बिल्कुल। जो बच्चे बीच में जुड़े हैं हो सकता है उन्हें चीज़ें ना समझ में आई हो, बट जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, और बिल्कुल बेसिक उदाहरण है भैया, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जितनी भी चीज़ें खरीद बेच रहे हो ऑनलाइन, सब ई कॉमर्स का उदाहरण है। ई लर्निंग, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो ऑनलाइन इंटरनेट से, ठीक है, ये चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे एक बार, कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, है ना। हमने सिर्फ वही चीजें डिस्कस की हैं, उतारना सब कुछ नहीं है आपको। हमने देखो ई लर्निंग में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ई लर्निंग पहले क्या होता है वो बताया आपको, और ई लर्निंग के बाद मैंने दो चीजें और बताई, सिंक्रोनस जहाँ साथ के साथ देख रहे हो, असिंक्रोनस जहाँ आपको पहले से ही मौजूद डेटा मिल रहा है ना। ठीक है, सर नए हैं कंप्यूटर कहाँ से शुरू, भैया पहली क्लास से पहली क्लास, ऑल क्लियर। मैक्सिमम बच्चों को सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी मुझे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। एक भाई कह रहे हैं सर आपको भाई मुझे क्यों ही जल्दी होगी बताओ, है ना, कोई पेपर थोड़ी ना आ रहा है अभी आप लोगों का, लेकिन जिस टॉपिक को जितना समय देना चाहिए मैं उतना ही दिलवाना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिलवाना। ठीक है, इस वजह से हमने, छोटा टॉपिक था, सरल भाषा में समझा जा सकता था, और उसे थोड़ी स्पीड में समझाते हुए हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपकी जो क्लास है वो 3-4 को नहीं हो पाएगी, कारण होगा बिहार मिलना। क्या मैं भी बिहार आ रहा हूँ, जी हाँ मैं भी बिहार आ रहा हूँ, तो आप सभी दोस्त को भी आसपास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।